हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 15 में जैव अणु में हम 3 टॉपिकों को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल को हम समझेंगे। सेकंड हमारा रहेगा उभयनिष्ठ आयन या ज्विटर आयन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और हमारा जो थर्ड टॉपिक है ना, वो है हमारा पेप्टाइड या एमाइड। ये पेप्टाइड और एमाइड क्या होता है, इनको समझेंगे। और ये दोस्तों तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे एमिनो अम्ल को। किसको समझेंगे? एमिनो अम्ल को। ये एमिनो अम्ल क्या होता है, इसको समझेंगे। तो दोस्तों, जो एमिनो अम्ल होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये एमिनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? ये एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। और ये जो एमिनो अम्ल है, कार्बनिक यौगिक तो है, और ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें एमिनो समूह, कौन सा समूह? एमिनो समूह। और एमिनो समूह क्या होता है? NH2। ये होता है एमिनो समूह। एमिनो समूह, ठीक है, एमिनो समूह। तो जिसमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह, और कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH। ये होता है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, एमिनो अम्ल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हम बोलते हैं एमिनो अम्ल। क्या बोलते हैं? एमिनो अम्ल। ठीक है, जैसे आपको दिखाते हैं। जैसे मान के चलो, यहां पर हमने लिख दिया दोस्तों CH2, यहां पर हमने लिख दिया NH2। देखो, बॉन्डिंग किससे होती है? N से होती है, तो N से जोड़ेंगे तो H को हमें पीछे लिखना पड़ेगा, बाकी ये NH2 है। ठीक है, NH2 सिंगल बॉन्ड COOH। हम देख रहे हैं ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है, मतलब ये कार्बनिक यौगिक है। अब इस कार्बनिक यौगिक में हम देख रहे हैं कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH भी उपस्थित है, और एमिनो समूह NH2 भी उपस्थित है। तो मतलब दोस्तों, ये कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह दोनों उपस्थित हैं, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक होगा एमिनो अम्ल। क्या होगा? एमिनो अम्ल। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह दोनों उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और ये एमिनो अम्ल का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन दोस्तों, ये जो एमिनो अम्ल है, ये एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, अब देखो, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक समूह है। क्या है? समूह। और आपको ये चीज तो पहले से पता है कि समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, और नहीं पता तो आप समझ लीजिए, ये समूह है और समूह से जुड़ा ये पहला कार्बन है, तो ये कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन। तो ये हमारा अल्फा कार्बन हुआ। ठीक है, ये हमारा कौन सा कार्बन हुआ? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से एमिनो अम्ल जुड़ा है। अल्फा कार्बन से देखो, यहाँ पर एमिनो अम्ल जुड़ा है, मतलब ये अल्फा एमिनो अम्ल है। तो मैं यही बता रहा हूं दोस्तों, आपको ये लिख भी लेना है कि एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। देखो, अल्फा से एमिनो अम्ल जुड़ा है, तो ये अल्फा एमिनो अम्ल है। इसका नाम क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल। अल्फा एमिनो अम्ल, अम्ल। ठीक है, अब देखते हैं। और जैसे मान के चलो, हमने दोस्तों ये और लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, और यहाँ पर लिख दिया है NH2। एक और हमने लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ पर हमने लिख दिया NH2। ठीक है, तो देखो, हमें पता है समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा। तो ये समूह से जुड़ा पहला कार्बन हो गया अल्फा, और दूसरा कार्बन होता है बीटा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि बीटा कार्बन से, जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन से एमिनो अम्ल जुड़ा है। मतलब ये जो आपका एमिनो अम्ल है, कौन सा एमिनो अम्ल है? बीटा एमिनो अम्ल है। कौन सा?
बीटा एमिनो अम्ल। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं तो समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ और ये हो गया गामा। तो समूह से जुड़ा मतलब पहला कार्बन अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और गामा से एमिनो अम्ल जुड़ा है, मतलब ये दोस्तों क्या है, गामा एमिनो अम्ल है। कौन सा, गामा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल। ठीक है, तो ये गामा एमिनो अम्ल। तो मेरे भाई जो एमिनो अम्ल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ये हमने समझ लिया। ठीक है, इसकी थ्योरी देख ली, इसके ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये अपनी कॉपी में आप लिख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ समझने वाली बात है, एक चीज समझने वाली मेरे भाई इसमें बात ये है कि इसमें जो एमिनो समूह होता है, ये एमिनो समूह होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। तो ये होता है क्षारीय, और ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय। तो इतना आपको ध्यान रखना, अम्लीय वो होता है जिसमें H+ होता है, तो ये H+ मतलब ये H है इसमें, मतलब ये अम्लीय है, और ये होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। तो ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक अम्लीय होता है और NH2 कैसा होता है, क्षारीय। ठीक है, ये चीज आप समझ गए, ये अपना एमिनो अम्ल पूरा हो गया। अब एमिनो अम्ल के कुछ हम विशेषताओं को देख लेते हैं कि एमिनो अम्ल की विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों यदि एमिनो अम्ल की विशेषताओं की बात करें तो एमिनो अम्ल की कुछ 3 विशेषताएं एमिनो अम्ल अपना रखता है। कैसा, कि जो एमिनो अम्ल है, ये एमिनो अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, मतलब एमिनो अम्ल का कोई भी रंग नहीं होता, कोई भी रंग नहीं होता, और कैसा होता है, क्रिस्टल के रूप में। जैसे शक्कर के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, उसी प्रकार के इसके क्रिस्टल भी होते हैं। तो एमिनो अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। सेकंड इसकी विशेषता ये है कि ये स्वाद में मीठे और जल में विलय होते हैं। मतलब जो एमिनो अम्ल होता है स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है, और जल में कैसा होता है, विलय होता है। जल में मतलब ये घुल जाता है। ठीक है, तो दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी विशेषता इसकी दोस्तों ये है कि इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके जो गलनांक क्वथनांक के मान होते हैं कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, तो ये एमिनो अम्ल की विशेषताएं हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखकर रखना है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ लेते हैं मेरे भाई ओभायनिष्ठ आयन। तो दोस्तों ये जो ज्यूटर आयन है, इस ज्यूटर आयन को ओभायनिष्ठ आयन बोलते हैं, द्विध्रुव आयन बोलते हैं, ये इनके नाम है, इनमें से किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, जो ज्यूटर आयन है, इस ज्यूटर आयन की परिभाषा हम निकालते हैं एमिनो अम्ल से। किससे, एमिनो अम्ल से। ठीक है, तो हम आपको एक पहले एमिनो अम्ल लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये एमिनो अम्ल है, CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ पर जुड़ा है NH2, ये एमिनो अम्ल है। ठीक है, तो हमें पता है दोस्तों जो एमिनो अम्ल है, इस एमिनो अम्ल में हमें पता है कि जो NH2 होता है ये होता है क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है अम्लीय। ये चीजें हमें पता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा होता है, अम्लीय, और NH2 जो होता है क्षारीय। समझ रहे हैं ना। अब ये तो हमें पता है ना। अब देखो इसमें जो अम्लीय है, मतलब ये अम्लीय है, अब अम्लीय है तो क्या करेगा, ये H+ का दान करेगा, H+ का दान करेगा। देखो अम्ल जो होता है वो H+ का दान करता है कि नहीं, बोलो करता है, हाँ करता है। और क्षार होता है वो क्या करता है, वो H+ को ग्रहण करता है। क्षार H+ को ग्रहण करता है और अम्ल H+ को दान करता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, पता है ना। ठीक है, तो क्या होगा कि एमिनो अम्ल में NH2 क्षारीय होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होता है। ठीक है, अम्लीय होता है तो क्या करेगा, ये अम्लीय है तो ये क्या करेगा, अपना H+ दान करेगा, अपना H+ दान करेगा। कौन, ये सिंगल बॉन्ड COOH, ये अपना H+ दान करेगा, और ये H+ दान करेगा, और इस H+ को कौन ले लेगा, एमिनो समूह, क्योंकि एमिनो समूह क्या है, क्षारीय है। तो जब ये अपना H+ दान करेगा, क्या करेगा, H+ दान करेगा, ये H+ को मेरे भाई हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जब H+ को ये दान करेगा तो ये H+ को ग्रहण कर लेगा, ये जो है ना H+ को ग्रहण कर लेगा। जब ये H+ को ग्रहण कर लेगा तो कुछ किस टाइप की स्थिति बनेगी, देखो
अब ये H प्लस को ग्रहण कर लेगा, तो H प्लस को ग्रहण कर लेगा, तो अभी इसके पास कितने H हैं, 2 H हैं, तो एक H प्लस को और ग्रहण कर लेगा, तो इसके पास जो H हैं वो H कितने हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3, है ना। और यहाँ पर ये N आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड, अब इसने तो H दान कर दिया, अब इसने H दान कर दिया, तो ये क्या आ गया, C+O, है ना। अब COO, तो इसको मैं पूरा बताता हूँ, देखो सिंगल बॉन्ड COOH है, ठीक है। अब इसका देखो, इसने H प्लस दान किया, मतलब इसका जो विखंडन होता है मेरे भाई कुछ इस टाइप से होता है, सिंगल बॉन्ड COO माइनस और H प्लस, ये COOH का विखंडन कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप से विखंडन होगा। तो क्या कर देगा, ये H प्लस को तो दान कर देगा, तो बचेगा क्या, सिंगल बॉन्ड COO माइनस बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं। देखो इस टाइप से इसका विखंडन होता है, तो H प्लस तो गया, क्या बचा, माइनस बचा, तो इसमें क्या आ गया, माइनस, ठीक है। तो इस पे क्या आ गया, माइनस, तो NH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO माइनस C आ गया, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा कनेक्शन इधर भी देखना है, ठीक है। इधर देखो, देखो इसने H प्लस को ग्रहण कर लिया, तो इस पे क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। बट नाइट्रोजन की बैलेंस मेरे भाई 4 होती है या फिर 3 होती है, सॉरी 5 होती है नाइट्रोजन की बैलेंस या फिर 3 होती है, 5 या फिर 3 होती है। तो यहाँ पर देखो 5 तो हो नहीं रही है ना, 5 हो नहीं रही और 3 भी नहीं हो रही, क्योंकि नाइट्रोजन को 3 तो हाइड्रोजन ही दे रहा है और एक बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, तो नाइट्रोजन की यहाँ पर बैलेंस कितनी हो रही है, 4 हो रही है, कितनी हो रही है, 4। तो 4 का भी नाइट्रोजन बैलेंस प्रदर्शित करता नहीं है, ठीक है। लेकिन कर रहा है अगर 4 बैलेंसी, तो नाइट्रोजन पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, देखो आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। अब यदि हमने देखो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में कितने आएंगे, 2, और दूसरे में कितने आएंगे, 5। अब 5 को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 3 बैलेंस ये शो करता है, 3 बैलेंस ही शो करता है। लेकिन हमें यहाँ पर नाइट्रोजन से 4 करानी है, कितनी करानी है, 4। तो 4 बैलेंस ही शो करानी है, तो इस नाइट्रोजन पे हम क्या लगा देंगे, 1 प्लस। अब 1 प्लस लगा देंगे तो मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 बचे, 7 तो होते हैं, 6 बचे, 6 बचे। तो पहले में 2 और दूसरे में कितने हो जाएंगे, 4। अब दूसरे में 4 होगा, तो 4 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए ना, 4 चाहिए, इसलिए 4 बैलेंस ही शो करेगा। कब, जब N पर प्लस लगा होगा, इसलिए हमने N पे प्लस लगा दिया, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें हमने क्या देखा कि जो अम्लीय समूह सिंगल बॉन्ड COO है, OH है, इसने H प्लस दान किया और इस H प्लस को इसने ग्रहण कर लिया, तो इस टाइप की कोई कंडीशन बनी, इस टाइप की कोई कंडीशन बनी। तो ये जो कंडीशन बनी है, यही मेरे भाई ज्यूटर आयन है, क्या है, यही आपका ज्यूटर आयन या उभयनिष्ठ आयन है, उभयनिष्ठ आयन है ये पूरा, ठीक है। तो ये रिएक्शन देना है ना, तो अब इसको पूरा समझ लो, एक बार समझो। हम जानते हैं एमिनो समूह में, हम जानते हैं एमिनो अम्ल में एमिनो समूह क्षारीय एवं कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय होता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक समूह H प्लस या प्रोटॉन का दान करता है, जिसे एमिनो समूह ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार जो आयन बनता है, ये आयन बना है ना, तो जो आयन बनता है उस आयन को उभयनिष्ठ आयन कहते हैं। तो ये आयन बना है, तो ये आपका है कौन सा आयन, उभयनिष्ठ आयन, समझ रहे ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कौन सा आयन है, उभयनिष्ठ आयन। तो ये उभयनिष्ठ आयन की परिभाषा हो गई, ठीक है। अब मैं इसकी पूरी थ्योरी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसकी पूरी थ्योरी क्या होगी, यही होगी। हम जानते हैं कि एमिनो अम्ल में एमिनो समूह क्षारीय एवं कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय होता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक समूह H प्लस या प्रोटॉन को दान करता है, जो एमिनो समूह ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से जो यौगिक बनता है, जो आयन बनता है, उस आयन को ज्यूटर आयन, उभयनिष्ठ आयन या द्विध्रुव आयन कहते हैं। इतना सब लिखने के बाद इसमें ये एग्जाम्पल डालना और एग्जाम्पल डाल के ये एग्जाम्पल आप लिख देना, ठीक है। ये हमारा ज्यूटर आयन, उभयनिष्ठ आयन या द्विध्रुव आयन कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं पेप्टाइड, जिसको हम बोलते हैं एमाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पेप्टाइड या एमाइड को हम समझते हैं, ठीक है। तो समझिएगा दोस्तों इसको, ठीक है।
तो ये भी दोस्तों एमिनो अम्ल से ही कनेक्टेड है, ये एमिनो अम्ल की परिभाषा से ही कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दोस्तों दो एमिनो अम्ल को लिख रहा हूँ, एक अल्फा और एक बीटा को, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो इधर ये मैंने अल्फा एमिनो अम्ल को लिख दिया NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ये मैंने अल्फा एमिनो अम्ल को लिख दिया। अब मैं लिख रहा हूं बीटा एमिनो अम्ल को, ठीक है। तो बीटा एमिनो अम्ल को लिख दिया तो NH2, देखो NH2 होता है ना, NH2 को थोड़ा सा मैंने ऐसे ओपन करके लिख दिया, NHH, NH2 ही होता है, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। तो देखो ये वाला अल्फा एमिनो अम्ल है, देखो अल्फा कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा अल्फा है ना। यहाँ पर ये बीटा कार्बन से एमिनो समूह जुड़ा तो ये बीटा एमिनो अम्ल है, ठीक है। तो देखो अब हम आपको बताते हैं पेप्टाइड या एमाइड की परिभाषा, ठीक है। क्या होता है समझो, जब दो एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, समझना अच्छे से, जब दो एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, एक एमिनो अम्ल का एमिनो समूह, एक एमिनो अम्ल का कौन सा समूह, एमिनो समूह, दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह, मैंने क्या बोला, एक एमिनो अम्ल का एमिनो समूह दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया करके जल का अणु बाहर निकाल देता है, जल का अणु बाहर निकाल देता है, ठीक है। जैसे इस एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक और इस एमिनो अम्ल का एमिनो, ये आपस में क्रिया करेंगे और आपस में क्रिया करके क्या करेंगे, जल के अणु को बाहर कर देंगे। तो देखो HOH, जल का अणु बाहर हो गया, तो ये जल का अणु हो गया बाहर, इधर दिख रहा है, ठीक है। तो ये जल का अणु हो गया बाहर, जल का अणु बाहर हो गया, जल का अणु बाहर हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, देखो अब हमारे पास क्या बचा, NH2 CH2 CO, इधर से NH, इधर से CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO, इधर क्या बचा NH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको मैं हटा दे रहा हूं अभी, सिंगल बॉन्ड COOH, ये बचा, ये वाला यौगिक बचा। जब जल का अणु बाहर निकाल दिया तो ये वाला यौगिक बचा। तो मेरे भाई जो यौगिक बचा है, ये यौगिक ही कहलाता है आपका पेप्टाइड या एमाइड, पेप्टाइड या एमाइड, पेप्टाइड या एमाइड, ये पेप्टाइड या एमाइड है, ठीक है। तो समझ गए ना, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सुनो, जब दो एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो एक एमिनो अम्ल का एमिनो समूह दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया करके जल का अणु बाहर निकाल देता है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जल का अणु बाहर निकाल देता है। इस प्रकार जो यौगिक बनता है उस यौगिक को पेप्टाइड या एमाइड कहते हैं। तो ये यौगिक बना, ये पेप्टाइड या फिर एमाइड है। और इस पूरी प्रक्रिया को, ये जो आपकी पूरी प्रक्रिया दिख रही है, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, पेप्टीकरण, पेप्टीकरण या एमाइडीकरण, ठीक है। तो ये हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हुए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो में फिर आप मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।